गुड मॉर्निंग क्लास। मैं वीपी सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड महानगर बरेली से ट्रेनर सुन रही हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है जिस पे हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है हमारा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल होता क्या है। ठीक है, जैसे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल को हिंदी में कहते हैं रोजगार परक कौशल। कि रोजगार करने के लिए जिन कौशल की ज़रूरत होती है, जिन कौशल का हमारे भीतर होना आवश्यक होता है, वो होते हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। बहुत तरीके के कौशल होते हैं ऐसे जो हर एक पर्सन के अंदर होने चाहिए ताकि वो अपने जॉब को अच्छे से परफॉर्म कर सके। ठीक है, अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट कर सके। ठीक है, तो इसका जो मीनिंग है वो क्या है कि जॉब पाने और जॉब में अच्छा परफॉर्म करने के लिए ज़रूरी स्किल्स जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसमें किस किस तरीके की स्किल्स आ जाएंगी। हमारा गुड कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है, हमारा डिसिप्लिन, टीम वर्क और वर्क एथिक्स, ये सारी चीज़ें जो है इसके अंतर्गत आती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे गुड कम्युनिकेशन स्किल के बारे में। ठीक है, जब हम कहीं भी जॉब के लिए जाते हैं, ठीक है, हमें एम्प्लॉयमेंट चाहिए होता है, हम कहीं एज अ एम्प्लॉय जाते हैं, तो सबसे पहले जो चीज़ें देखी जाती हैं वो देखा जाता है हमारा बोल चाल का तरीका। ठीक है, कि हम कितना अच्छा बोलते हैं, हमारी कम्युनिकेशन कितनी अच्छी है, और अच्छी कम्युनिकेशन को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि हम कितना साफ बोल रहे हैं, हमने जो भी अपने मुंह से शब्द बोले हैं वो कितने क्लियर है और सामने वाला उसको कितने अच्छे से ग्रहण कर पा रहा है। मतलब सामने वाले को आपकी बातें जो है वो कितने अच्छे से समझ आ रही हैं। केवल हमारा बोलना ही इम्पॉर्टेंस नहीं रखता, बल्कि ये चीज़ भी इम्पॉर्टेंस रखती है कि हम जो बोल रहे हैं, ठीक है, वो सामने वाले को कितना समझ में आ रहा है। ठीक है, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के द्वारा बोले गए जो शब्द होते हैं वो सामने वाले को समझ में अच्छे से आ रहे हैं, तभी जो कम्युनिकेशन है वो अच्छी हो पाती है। ठीक है, तो सबसे बेसिक और सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है हमारा कम्युनिकेशन स्किल। हर जॉब में, हर जॉब रोल में, हम कहीं भी गारमेंट इंडस्ट्री में भी अगर जा रहे हैं तो वहाँ पर भी हमारा जो कम्युनिकेशन है वो एकदम बेटर होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। स्पष्ट तरीके से बोली हुई कम्युनिकेशन ही अच्छी कम्युनिकेशन कहलाती है। ठीक है, तो ये आपको कम्युनिकेशन क्लियर हुआ कि कम्युनिकेशन जो है वो क्यों ज़रूरी है। ठीक है, जब हम एज अ एम्प्लॉय कहीं पर काम कर रहे होते हैं तो हमारा बोल चाल का जो तरीका है वो हमारी सभ्यता को बताता है कि हमारे जो मैनर्स हैं वो कैसे हैं। ठीक है, हमारे बोल चाल से ही हमें व्यक्ति आधा से ज़्यादा जज कर लेता है कि हम किस तरीके के व्यवहार के व्यक्ति हैं। ठीक है, इसलिए हमेशा अपना जो बोलने का तरीका है, जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल है, उसको क्लियर और कॉन्फिडेंस रखें उसमें। ठीक है, हमारी बोलचाल की जो स्किल है उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं तो डर कर बात कर रहे हैं, लड़खड़ा कर बोल रहे हैं, या फिर जो हमारी स्पीच है वो हमारी क्लियर नहीं है। ठीक है, स्पीच डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं है, और हमारी जो कम्युनिकेशन है वो इन सब चीज़ों की वजह से, कुछ बैरियर्स होते हैं उनकी वजह से कम्युनिकेशन खराब होती है। ठीक है, क्योंकि कभी होता है कि कुछ लोग अपनी कम्युनिकेशन पर बिल्कुल भी वर्क नहीं करते हैं, उन्हें लगता है कि जैसा हम बोल रहे हैं वो बिल्कुल क्लियर है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी जो कम्युनिकेशन है वो एकदम क्लियर होनी चाहिए और अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए। ठीक है, कि सामने वाले को हमारी जो लैंग्वेज है वो समझ में आनी चाहिए, तब हमारी कम्युनिकेशन जो है वो गुड कम्युनिकेशन बनती है। ठीक है, क्योंकि बोलना सबको आता है, लेकिन ऐसा बोले कि जो आप बोल रहे हैं वो सामने वाले को बिल्कुल क्लियर तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये हमारा कम्युनिकेशन हो गया। फिर आता है हमारा टीम वर्क। ठीक है, जब हम जॉब करने जाते हैं एक एम्प्लॉय के लिए टीम वर्क का जानना कि टीम वर्क क्या होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें जानना उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टीम में रहकर कैसे काम किया जाता है, अपनी टीम को कैसे इनकरेज किया जाता है, अपनी टीम में कैसे मैनेजमेंट बनाया जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है ये भी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का एक पार्ट है। ठीक है, कि टीम में रहकर हम कार्य
कैसे करते हैं और टीम में कार्य करने से क्या बेनिफिट्स होते हैं। ठीक है, हर टीम का एक लीडर होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए स्कूल जो है वो एक वर्क प्लेस है, वहाँ पर जितनी भी टीचर्स हैं वो एम्प्लॉयज़ हैं और प्रिंसिपल भी एम्प्लॉय है, लेकिन पूरी टीम जो है उसमें जो प्रिंसिपल है वो टीम लीडर है और बाकी की जो फैकल्टी है वो हो जाती है हमारी बाकी की टीम। ठीक है, तो हर टीम को मैनेज करने के लिए एक टीम लीडर होता है जो प्रॉपर गाइडेंस से अपनी गाइडेंस में सारे कामों को करवाता है बिल्कुल ठीक तरीके से, ताकि अगर कोई भी कमियां आ रही हैं तो उनको रीचेक करके वो ठीक कर सके। ठीक है, ये हो गया हमारा टीम वर्क। टीम वर्क करने से काम आसान हो जाता है। ठीक है, और हमारा काम जो है वो और ज़्यादा अच्छे से हो पाता है। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा डिसिप्लिन। डिसिप्लिन क्या होता है? डिसिप्लिन सभी जगह पर ज़रूरी है, अनुशासन बनाए रखना चाहिए। आप कहीं पर भी जॉब कर रहे हैं, आप एम्प्लॉय हैं, तो भी आपके अंदर डिसिप्लिन का होना बहुत ज़रूरी है। डिसिप्लिन जो है वो हमारी एथिक्स को दर्शाता है। ठीक है, डिसिप्लिन जो है वो एथिक्स को दर्शाता है कि आप किसी भी व्यक्ति से कैसा व्यवहार कर रहे हैं, आपका कैसा बोलचाल है। जो डिसिप्लिन में हमारी ओवरऑल चीज़ें आ जाती है, हमारे बैठने का तरीका, हमारे बोलने का तरीका, चलने का तरीका। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है दूसरे के साथ हमारा कैसा बिहेवियर है, वो सारी चीज़ें डिसिप्लिन में आ जाती हैं। ठीक है, फिर आता है हमारा नेक्स्ट वर्क एथिक्स। ठीक है, जहाँ हम कार्य कर रहे हैं वहाँ पर भी हमारे कुछ नैतिक मूल होते हैं। ठीक है, जिन्हें हमें फॉलो करना चाहिए। वर्क एथिक्स हो या वैसे हमारे जो पर्सनल पर्टिकुलर हर व्यक्ति के जो नैतिक मूल होते हैं वो सेम ही होते हैं। ठीक है, हमारा जो वर्क प्लेस है वो हमारी इनकम का सोर्स है। ठीक है, तो वहाँ उससे हमें मजाक नहीं करना चाहिए, है ना। वहाँ पर हमें हमेशा ईमानदार रहना चाहिए, पूरी ईमानदारी से अपना कार्य करना चाहिए, कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए। इससे क्या होता है, हमारी जो रेपुटेशन है, अगर हम अपने एथिक्स के साथ कार्य नहीं कर रहे हैं तो क्या है, हमारी रेपुटेशन खराब हो सकती है। हो सकता है कि हम एक जगह से वर्क जहाँ कर रहे हैं वहाँ से निकाल दिए जाए और उसके बाद हमें कहीं और हमारी इन हरकतों की वजह से, इन गलतियों की वजह से कहीं और हमें जॉब ना मिले। ठीक है, तो हमेशा अपने एथिक्स को अपनाना चाहिए, ईमानदार रहना चाहिए और चोरी ना करें कभी भी। दूसरा, और फिर ये सारी चीज़ें जो है इनको अपनाकर हमें आगे कार्य करते रहना चाहिए और अपनी एक अच्छी पकड़ बनानी चाहिए। ठीक है, फिर हमारा आ जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन होता है हमारा संविधान। ठीक है, हर व्यक्ति, जितने भी सिटीजन्स पूरी वर्ल्ड रह रहे हैं, ठीक है, वो जो सिटीजन्स हैं वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं, अपने संविधान को फॉलो करते हैं। ठीक है, संविधान हमें क्या सिखाता है? फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, संविधान हमें यही दे रहा है, फंडामेंटल राइट्स हमारे, फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, अच्छा सिटीजन वही होता है जो रूल्स को फॉलो करता है और दूसरों को रिस्पेक्ट करता है। ठीक है, आप हमेशा ये बात याद रखें कि आपको कभी किसी से बदले की भावना नहीं रखनी है। ठीक है, आपके साथ अगर गलत हो रहा है तो उस गलत चीज को एक्सेप्ट भी नहीं करना है। गलत चीजों के लिए आपका ये राइट बनता है कि आप गलत चीज को गलत कह सकते हैं। ठीक है, आपकी जो ड्यूटीज हैं, जैसे कि ईमानदार रहना, ये भी हमारी ड्यूटी है। ठीक है, आसपास के जो वातावरण है उसको फ्रेंडली बनाना, ठीक है, रिस्पेक्ट करना, केयरिंग होना, ये हमारी ड्यूटी है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को जो फॉलो करता है वही एक अच्छा सिटीजन होता है। ठीक है, जो इन सब चीज़ों को फॉलो करता है। ठीक है, दूसरों की रिस्पेक्ट करता है, इक्वालिटी होनी चाहिए एक अच्छे सिटीजन में, फ्रीडम होनी चाहिए। ठीक है, जस्टिस की भावना होनी चाहिए। ठीक है, रिस्पॉन्स, ये सारी चीज़ें फिर इसमें हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, जैसे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स सोशल एंड पर्सनल वैल्यूज। ठीक है, हमारी जो सोशल और पर्सनल वैल्यूज हैं उनके आगे साथ हमारी किस तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए। ठीक है, हर व्यक्ति की
हर पर्सन की जो सोसाइटी के प्रति जिम्मेदारी है वो क्या है, पर्सनल वैल्यूज और एथिक्स में रहकर अपनी चीज़ों को जिम्मेदारियों के साथ करना, ठीक है, केयरिंग होना जैसा मैंने पहले बताया, रिस्पेक्ट करना दूसरों की, तो ये सारी हमारी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, या फिर अभी जैसे मैंने बताया कि वो हमारी ड्यूटी है कि हमें रिस्पॉन्सिबल रहना है, केयरिंग रहना है, ठीक है, हमारी जो पर्सनल वैल्यूज है ये दर्शाती है। तो ये हमारी संविधान जो है ये हमें सिखाता है कि हमें ये सारी चीज़ों के साथ रहकर ही वर्क प्लेस पर काम करना है। ऐसा नहीं होगा कि आप किसी वर्क प्लेस पर काम कर रहे हैं, वो आपको सैलरी दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप वहाँ पर डर कर काम करें, ठीक है, या आपसे जबरदस्ती किसी गलत तरीके से, गलत भावना से काम करवाया जा रहा है, तो उन चीज़ों के लिए भी आपका राइट है कि आप गलत को गलत कह सकते हैं। किसी भी प्लेस पर आपको डर कर कार्य नहीं करना है, और संविधान का गलत फायदा उठाते हुए आपको इस तरीके का, अगर आप ऐसा व्यवहार कर रहे हैं कि मतलब यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया कि आपको डर कर कार्य नहीं करना है, गलत कार्य नहीं करना है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि फिर आप वहाँ पर थोड़ा सा दबंगई दिखाकर काम करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीज़ें भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फिर वो चीज़ें आप पर फॉलो होंगी ना, क्योंकि आपका गलत व्यवहार है, ठीक है। हमेशा बहुत पोलाइट बिहेवियर अपना रखना चाहिए, रूल्स को, जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स हैं, वैल्यूज हैं जो हमारी, उनको फॉलो कर कर हमें अपने कार्य को करते रहना चाहिए। अपने वर्क प्लेस पर हमें उन सारी चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। फिर है हमारा नेक्स्ट, बिकमिंग अ प्रोफेशनल इन 21st सेंचुरी, ठीक है। 21st सेंचुरी में हम कैसे खुद को प्रोफेशनल बनाएंगे, ठीक है, कैसे हम अपने आप को प्रोफेशनल बना सकते हैं 21st सेंचुरी में। हमें समय का पाबंद रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जो प्रोफेशनल है, प्रोफेशनलिज्म है, वो मानता है कि व्यक्ति जो भी है वो समय का पाबंद रहे, जिम्मेदार रहे, ईमानदार रहे, ठीक है। तो प्रोफेशनलिज्म हमें ये सिखाता है कि मैं अगर कहीं पर ड्यूटी कर रही हूँ तो मैं टाइम से थोड़ा पहले वहां पर प्रेजेंट हो जाऊं, रिपोर्ट करूं, ठीक है। ये नहीं सिखाता कि मेरा जो भी वर्किंग आवर्स हैं मैं उनसे लेट जाऊं वहां पर और जल्दी आ जाऊं छुट्टी में, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए 21st सेंचुरी में हम चीज़ों को, खुद को प्रोफेशनल बना सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ऑफिस और वर्क प्लेस में हमारा जो बिहेवियर है ये भी इसमें रोल, इसका बहुत अच्छा रोल है, ठीक है, कि हम हमेशा अपने वर्क प्लेस पे या ऑफिस पे टाइम पे जाएं। दूसरा, 21st सेंचुरी के कुछ गैजेट्स हैं जिनसे हम स्मार्ट वर्क करके खुद को प्रोफेशनल बना सकते हैं, ठीक है, जैसे कि मोबाइल फोन हो गया, इंटरनेट हो गया, ठीक है। इन सब चीज़ों के यूज से हम खुद को और भी ज़्यादा प्रोफेशनल बना सकते हैं, लेकिन इनके कुछ एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है, ठीक है। जैसे मोबाइल फ़ोन है जिसका हम केवल सोशल मीडिया यूज़ करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, सोशल मीडिया के लिए मोबाइल फ़ोन्स को, तो वहाँ सोशल मीडिया अच्छा प्लेटफॉर्म होते हुए भी खराब प्लेटफॉर्म बनता जा रहा है, क्योंकि हम उससे अवेयर नहीं हैं कि वहाँ पर क्या क्या खराबियाँ आ सकती हैं, क्या क्या दिक्कतें हमें फेस करनी पड़ सकती हैं। इंटरनेट है, इंटरनेट जहाँ एक तरफ अच्छा है वहाँ वो बुरा भी है, ठीक है, क्योंकि कई बार जो हमारे टीनेजर्स होते हैं वो क्या सोचते हैं, इंटरनेट पर सही चीज़ों के बजाय गलत चीज़ों की तरफ आकर्षित होते हैं, गलत चीज़ों को फॉलो करते हैं, जिनसे उन्हें शायद उन्हें अच्छा लगता है ये सब, या उन्हें सही गाइडेंस नहीं मिलती है, उन्हें सही तरीके से गाइड नहीं किया जाता है कि उनके लिए क्या सही है और क्या गलत है। तो ये सारी चीज़ें हमें बचपन से ही, या फिर हम टीन एज में जब होते हैं उस टाइम पर हमें इन सारी चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, ताकि आगे चलकर जब हम अपनी जॉब में जा रहे हैं, ठीक है, जब हम जॉब कर रहे हैं, एम्प्लॉय बन रहे हैं कहीं पर, तो हमें वो दिक्कतों का सामना ना करना पड़े और हम अपने कार्य को इंटरनेट, मोबाइल और कंप्यूटर वगैरह की हेल्प से स्मार्ट वर्क करके और इजी बना सकें, डेडलाइन से पहले हम अपने कार्य को कंप्लीट कर सकें। इस वजह से ये जो है हमारे लिए फ्रेंडली हो सकते हैं, ठीक है। सही इस्तेमाल अगर हम किसी चीज़ का कर रहे हैं तभी वो चीज़ हमारे लिए फ्रेंडली हो सकती है, वरना वो चीज़ हमारे लिए घातक हो सकती है, ठीक है। फिर है बेसिक इंग्लिश स्किल।
क्यों किसी जॉब या फिर किसी वर्क प्लेस पे बेसिक जो इंग्लिश है वो ज़रूरी है, बेसिक इंग्लिश का कौशल ज़रूरी है। क्यों? बेसिक इंग्लिश सबको आनी चाहिए। हमें इस बात पर फोकस करना चाहिए कि जो हमारी इंग्लिश है या लैंग्वेज है उसे हम इम्प्रूव करें। ज़रूरी नहीं है कि आप इंग्लिश बोलें कहीं, आपकी जो लैंग्वेज है वो इफेक्टिव होनी चाहिए, आप जो बोल रहे हैं वो क्लियर होना चाहिए। मतलब कि जैसा मैंने कम्युनिकेशन में बताया आपको कि आपकी जो लैंग्वेज है वो अच्छी, कम्युनिकेशन एकदम क्लियर होनी चाहिए। आप हिंदी भी बोल रहे हैं तो आप इतने कॉन्फिडेंस से बोले, इतने क्लियर तरीके से बोले कि वो इफेक्टिव लगे। ठीक है, बाकी इंग्लिश इसलिए ज़रूरी है कि मोबाइल्स हो गए, कंप्यूटर हो गए, इंटरनेट पर तो हम हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हमें इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसको फेस करना पड़ता है। वो हमारी दैनिक जिंदगी में काम आने वाली चीज़ है, क्योंकि क्या है कि इंग्लिश जो है वो इंटरनेशनल लैंग्वेज है। ठीक है, सबको पता है ये चीज़। और इंग्लिश हर एक देश में, हर एक कंट्री में बोली जाती है। जैसे कि मान लीजिए मेरे को इंग्लिश और हिंदी दोनों आती है। अब कोई व्यक्ति जो स्पेनिश बोल रहा है, ठीक है, या फ्रेंच बोल रहा है, तो वो उसकी मातृभाषा है। ठीक है, मैं नहीं सीख पा रही हूँ वो सारी लैंग्वेजेस, लेकिन इंग्लिश जो है वो इतनी कॉमन लैंग्वेज है कि वो उसको भी आती होगी। ठीक है, तो इंग्लिश आना इसलिए हमें ज़रूरी होता है कि हम किसी भी लैंग्वेज के व्यक्ति से बात इजीली कर सकें, उसकी बातों को समझ सकें, इसलिए इंग्लिश आना ज़रूरी है। आप बहुत ज़्यादा इंग्लिश नहीं सीख पा रहे हैं किसी वजह से, ठीक है, तब भी आपको सेल्फ के बारे में इंग्लिश में सारी चीज़ें, सारी नॉलेज होना ज़रूरी है। ठीक है, सिंपल सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना आना चाहिए। जो भी इंग्लिश के सिंपल सेंटेंसेस हैं उनको कैसे ट्रांसलेट करना है। ठीक है, आपसे किसी ने कोई काम बताया है और वो आपको इंग्लिश में करना है या फिर उसको ट्रांसलेट करना है, तो वो सारी स्किल्स भी आपके अंदर होनी चाहिए। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा करियर डेवलपमेंट एंड गोल सेटिंग। ठीक है, ये वाला पॉइंट हमारा करियर डेवलपमेंट एंड गोल सेटिंग। जो करियर है हमारा, मतलब करियर की बात हो रही है तो मतलब कि भविष्य की बात हो रही है। ठीक है, तो करियर हमारा किस पर डिपेंड होता है? करियर की हमेशा प्लानिंग करके रखनी चाहिए। ठीक है, जो भी हमारा भविष्य है उसकी प्लानिंग करते रहना चाहिए कि आज मैं स्कूल में पढ़ रही हूँ, कल मुझे क्या करना है ये मुझे पता होना चाहिए। ये चीजें कब अच्छे से हो पाती हैं कि जब हमने गोल सेट कर रखा होता है अपना। ठीक है, मुझे पता है कि आज मैंने साइंस साइड से पढ़ाई की है, कल मुझे डॉक्टर ही बनना है। ठीक है, तो मैंने गोल सेट कर रखा है और वो गोल हमारा ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज मेरा जो गोल है वो 2 दिन बाद चेंज हो जाए। ठीक है, या फिर उसके 2 दिन बाद फिर मुझे कुछ और पसंद आ जाए और मैं उस गोल की तरफ अट्रैक्ट होने लगूं। ठीक है, तो पहले तो हमें सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर अपना माइंड सेट बनाना है वैसा। ठीक है, कि हम जो भी कर रहे हैं वो चीज़ करने के लिए हमारा माइंड सेट होना चाहिए। ठीक है, कि एक चीज़, पर्टिकुलर चीज़ पर हमने फोकस कर लिया और एंड ऑफ द डे हम देख रहे हैं हमारा फोकस उसी पर है, हमारा जो फोकस है उस चीज़ से नहीं हटा। ठीक है, क्यों नहीं हटा? क्योंकि हमने अपना माइंड सेट वैसा बना लिया। ठीक है, अब मैं अपना माइंड सेट बना लूंगी कि मुझे फैशन डिज़ाइनर बनना है, तो मैं उस गोल को इजीली अचीव कर लूंगी। ठीक है, वही अगर मेरा माइंडसेट ऐसा होगा कि आज मैंने फैशन डिजाइनिंग सोचा है, कल मैंने कुछ और सोच लिया, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, हमारा जो है माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, हम अपने गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हम अपनी डायरेक्शन से भटक जाएंगे। ठीक है, जिन लोगों ने गोल को सेट कर रखा होता है, ठीक है, जिन लोगों का कुछ एम होता है, जिनका कुछ गोल सेटिंग होती है, मान लीजिए आज मैं एम्प्लॉय हूँ कहीं पर, मैंने मतलब कहीं पर मैं जॉब कर रही हूँ। ठीक है, अब मैंने सोच रखा है कि मैं 10,000 से मेरी स्टार्टिंग हुई है, मेरे को 10,000 रुपये मिल रहे हैं। अब मैं सोचूंगी ठीक है मेरे खर्चे चल रहे हैं इसमें और आगे मुझे कोई खास ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि मैं फीमेल हूँ, मेरे घर के खर्चे वैसे भी चल जाएंगे, ऐसा भी कुछ माइंडसेट होता है लोगों का। ठीक है, तो मैं उस 10,000 की सैलरी पर अगले 40 साल तक रहूँगी। ठीक है, और
हो सकता है 1-2 हज़ार का ऊपर नीचे इंक्रीमेंट हो जाए, पर मैं उस 10,000 पर ही अगले 40 साल तक रहूंगी, क्योंकि मेरा माइंड सेट ही वैसा है, मैं इतना ही कर पाऊंगी, इससे ज़्यादा नहीं कर पाऊंगी। वही मैंने अगर मान लिया है कि आज 20 साल की एज में मैं 10,000 रुपये कमा रही हूँ, तो आने वाले अगले 3-4 साल में इसका 3 गुना कमाऊंगी, ठीक है, या 4 गुना कमाऊंगी, या उससे भी ज़्यादा बेहतर कमाऊंगी, ठीक है। तो वो क्या है, मैंने प्लानिंग कर रखी है फ्यूचर की, करियर की अपने, कि फ्यूचर में मुझे ये सारी चीज़ें अचीव करनी है, ठीक है। और मैंने अपना गोल सेट कर लिया है कि इसके बाद मुझे ये करना है, ये करना है और ये करना है, ठीक है। तो क्या है कि मेरा लेवल अप होगा, क्योंकि मैंने ऊपर तक का सोच रखा है ना, आगे तक का मैंने पूरी प्लानिंग बना रखी, तो मेरा जो करियर है वो ऊपर बढ़ेगा, ठीक है, लेवल्स बढ़ेंगे। वही अगर मैंने ये सारी चीजें नहीं सोची हैं तो क्या होगा कि मैं वहीं की वहीं रह जाऊंगी, ठीक है। और जब हमने कोई करियर सोच रखा होता है अपने बारे में, गोल सेटिंग कर रखी होती है, तो क्या होता है कि हमें एक डायरेक्शन मिल जाती है और हम उस डायरेक्शन से कहीं भी नहीं भटकते हैं, हम उसी डायरेक्शन पे चलते हैं, क्योंकि हमें यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक पहुँचना है, ठीक है। तो हम बीच में कहीं भी अपना रास्ता नहीं बदलेंगे, ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग जहाँ हमने की है तो वहीं हमने सोच लिया है कि हमें कहाँ जाकर रुकना है, कहाँ जाकर रुकना भी नहीं है, धीमी करनी है अपनी स्पीड बस थोड़ी सी, कहाँ जाकर थोड़ी कह सकते हैं कि कहाँ जाकर हमें सांस लेनी है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें जब हमारी सेट होती हैं तो हम कभी भी अपनी डायरेक्शन से नहीं भटकते हैं और एक अच्छे एम्प्लॉय के साथ साथ अच्छे पर्सन बनते हैं, ठीक है। और हमारी जो स्किल्स हैं उनका और ज़्यादा डेवलपमेंट होता है, ठीक है। दोबारा से एक बार हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन स्किल के बारे में। यहाँ पर मैंने बस बताया था आपको कि गुड कम्युनिकेशन क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे बताया था गुड कम्युनिकेशन क्या होता है। अब हम यहाँ दोबारा से एक बार ब्रीफ में पढ़ेंगे कि कम्युनिकेशन स्किल क्या होता है, ठीक है, मतलब कि संचार कौशल क्या होता है। कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि अपने विचारों को दूसरे के विचारों तक, अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाना, ठीक है, ये कम्युनिकेशन हो गया। दूसरे के विचारों को ग्रहण करना, ठीक है, मतलब कि मैंने कुछ सेंड किया, उसने रिसीव किया और उसका रिप्लाई उसने मुझे किया, ठीक है, तो ये हो गई हमारी कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन बहुत टाइप की होती है, 3 टाइप की होती है, विजुअल और वर्बल, नॉन वर्बल, ठीक है। विजुअल कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। विजुअल कम्युनिकेशन क्या होता है, सबसे पहले हम विजुअल कम्युनिकेशन के बारे में जानेंगे कि ये क्या होता है। विजुअल का मतलब है देखना, जिसे हम देख पा रहे हैं, ठीक है, जैसे कि टीवी पर कोई ऐड आ रहा है, न्यूज़ आ रही है, ठीक है, तो हम उसे देखकर अपने तक कोई चीज़ ग्रहण कर रहे हैं, ठीक है, उस पर जो न्यूज़ है उसको हमने देखा, ग्रहण किया। सबसे इसका जो एक एग्जाम्पल है वो होता है पपेट शो, ठीक है, नुक्कड़ नाटक बोलते हैं जिसे, या फिर पपेट शो जो होते हैं उनके थ्रू, उनमें क्या होता है, वो जो पपेट्स होते हैं वो बोलते नहीं है, ठीक, केवल एक्टिविटी करके दिखाते हैं। तो वो जो एक्टिविटीज होती है वहाँ पर कुछ भी कोई साउंड नहीं होता है और किसी भी तरीके का कुछ लिखा नहीं होता है, ठीक है, केवल हम देखकर उस पूरी स्टोरी को, उस पूरी चीज को समझ जाते हैं। तो वहाँ पर वो भी जो मैसेज देना चाह रहे हैं वो मैसेज हम तक आ जाता है, ठीक है। तो मतलब उन्होंने जो कहना चाहा विजुअल वे में दिखाकर, हमें जो कहना चाहा, जो दर्शाना चाहा, वो हमें समझ में आ गया और उनका जो मैसेज था वो हम तक पहुंच गया, ठीक है। तो ये हो गई हमारी विजुअल कम्युनिकेशन। फिर है हमारी वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। वर्बल कम्युनिकेशन जो होती है वो 2 टाइप की होती है, ठीक है, एक होती है 1 वे और 2 वे, ठीक है। वर्बल कम्युनिकेशन 2 प्रकार की होती है, 1 वे कम्युनिकेशन और 2 वे कम्युनिकेशन। 1 वे कम्युनिकेशन क्या है, जैसे कि अभी जो ये लेक्चर चल रहा है इसमें केवल मैं आपको समझा रही हूँ थी, आप जैसे कि किसी का भाषण हो गया, ठीक है, वर्बल कम्युनिकेशन में जो 1 वे कम्युनिकेशन है वहां पर आ जाएगा किसी की स्पीच या किसी का भाषण, ठीक है, जिसमें हम बीच में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करते हैं, कोई भी क्रॉस क्वेश्चन नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है 1 वे कि आज मैंने
1 घंटे तक आपको कोई स्पीच दी या मैंने कोई भाषण दिया, उसके बाद मैं वहाँ से चली गई। आपके मन में जो डाउट आए, आपको जो भी क्वेश्चंस थे वो क्लियर करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि मुझे बोलना था वहाँ, सिर्फ आपको नहीं बोलना था, ठीक है। आप मुझसे बीच में कोई भी क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो वो क्या था कि उनके विचार जो थे वो आप तक पहुँच गए, लेकिन सही तरीके से पहुँचे हैं या नहीं ये उन्होंने नहीं पूछा, क्योंकि उन्हें सिर्फ अपने विचार आप तक पहुँचाने थे, ठीक है। तो ये क्या था, वन वे कम्युनिकेशन की मैंने अपना जो मैसेज था वो आप तक पहुँचा दिया, बात खत्म, मेरा मैसेज आप तक पहुँच गया, ये हमारी कम्युनिकेशन हो गई, ठीक है। फिर आती है हमारी टू वे कम्युनिकेशन, बिल्कुल उसका अपोजिट, जैसा कि क्लासरूम में होता है, ठीक है। जो टीचर और स्टूडेंट के बीच में कम्युनिकेशन होती है, जैसे कि टीचर अगर क्लास में कोई लेक्चर दे रही है, ठीक है, उस लेक्चर के बाद में वो बच्चों से कुछ क्वेश्चंस करती हैं, या बच्चों के जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं, बच्चों को जो क्लियर करना होता है, वो सारी चीज़ें स्टूडेंट्स जो है अपने टीचर से क्वेश्चन करके क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो वो हो जाती है टू वे कम्युनिकेशन। अब आप बताइए ये इन दोनों में कौन सी कम्युनिकेशन जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव है? इन दोनों में टू वे कम्युनिकेशन जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको जो भी अपने थॉट्स जो थे बताया, जो भी लेक्चर मैंने आपको दिया, आपने उसमें जो समझ में नहीं आया, ठीक है, जो चीज़ें आपको क्लियर नहीं हुई, उसका आपने मुझसे तुरंत क्वेश्चन करा, ठीक है, कि जो आपको समझ में नहीं आया आपने मुझसे क्वेश्चन किया, मैंने उसको दोबारा आपको बताकर सारी चीज़ें क्लियर कर दी, जो समझ में नहीं आया था वो भी चीज़ें समझ में आ गई, ठीक है। तो क्या है कि क्वेश्चनिंग करने से आंसर मिलेगा और उसके बाद दोबारा नया क्वेश्चन बनेगा, जितने क्वेश्चंस आप करेंगे उतनी ज़्यादा नॉलेज बढ़ेगी, ठीक है। तो जो हमारी टू वे कम्युनिकेशन है वो वन वे कम्युनिकेशन से कई ज़्यादा बेहतर होती है, ठीक है, क्योंकि उसमें दोनों लोगों के विचार जो है उनका आदान प्रदान होता है, ठीक है, और दोनों के विचारों में जो भी डाउट्स होते हैं, जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गई हमारी वर्बल कम्युनिकेशन, जो हम मुंह के द्वारा बोलकर अपने थॉट्स को दूसरे तक पहुंचाते हैं और दूसरे के थॉट्स को ग्रहण करते हैं, ठीक है, रिसीव करते हैं। ये हो गई हमारी वर्बल कम्युनिकेशन क्लियर। फिर आ जाता है हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है, जहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई भी साउंड नहीं होती, हम बोल नहीं सकते, बिना बोले हमें अपना मैसेज किसी और तक पहुँचाना है, ठीक है। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है, क्या क्या एग्जाम्पल्स उसके हो सकते हैं? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, अगर स्कूल में किसी एक बच्चे को छुट्टी चाहिए, अपनी बात डायरेक्ट जाकर वो प्रिंसिपल को नहीं बताएगा कि मुझे आज छुट्टी चाहिए, वो एक प्रार्थना पत्र लिखता है जिसमें छुट्टी का रीजन भी होता है, ठीक है, क्यों चाहिए, कितने दिन की छुट्टी चाहिए, ठीक है, सारी चीजें उस प्रार्थना पत्र में उसने लिखी हुई होती है, मतलब कि लिख कर उसने जो है अपने विचारों को प्रिंसिपल तक पहुंचाया, ठीक है। तो ये क्या हो गया यहाँ पे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, उसने जाकर कुछ बोला नहीं, लेकिन फिर भी जो प्रिंसिपल है उसे वो लेटर देखकर सारी चीजें पता चल गई, तो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो गया। देश विदेश की कितनी सारी जो न्यूज होती है, ठीक है, वो हमारे पास तक आ रही है, किसके थ्रू? न्यूज़पेपर के थ्रू, ठीक है। न्यूज़पेपर के जरिए हमारे पास हर सिटी की, हर देश की जो खबर है वो आ रही है, घर पर बैठे हैं हम, लेकिन फिर भी हमें सारी चीज़ें पता चल रही है। वहाँ पर कोई भी आकर हमें नहीं बता रहा है, कोई भी कॉल करके नहीं बता रहा है, किसी ने हमें टीवी पर नहीं देखा हमने, ठीक है, क्या है यहाँ पर हमने उसको खुद से पढ़ा, लिखा हुआ, ठीक है। तो न्यूज़पेपर में जो था वो लिखा था और हमने पढ़ लिया, ठीक है, तो वो जो मैसेज था वो हम तक पहुँच गया, जो भी कम्युनिकेशन थी वो हम तक पहुँच गई, हमने रिसीव कर ली, ठीक है। तो न्यूज़पेपर भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एक एग्जाम्पल है। अब आप ऐसे समझ सकते हैं विजुअल कम्युनिकेशन, मतलब कि जिसमें हम चीज़ों को देखकर समझते हैं, ठीक है, हमने देख लिया और हम उसके जो वो मैसेज देना चाह रहा है उसे हमने रिसीव कर लिया, हम समझ गए, ठीक है। वर्बल कम्युनिकेशन जिसमें हम बातचीत करके अपने विचारों को आदान प्रदान करते हैं, ठीक है, जो कि दो प्रकार का होता है, वन वे और टू वे। वन वे में आता है हमारा
जैसे कि हमने आपको भाषण दिया, ठीक है, और उसमें आपने कोई भी क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं की। टू वे में आता है जिसमें क्लास में टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो कम्युनिकेशन होती है, ठीक है, जिसमें हम अपने क्वेश्चंस को क्लियर कर सकते हैं, वो कम्युनिकेशन होती है हमारी टू वे कम्युनिकेशन, ठीक है, जिसमें हम सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है एक ही बारी में, ठीक है, बाद के लिए कोई डाउट नहीं रह जाता उसमें। थर्ड है हमारी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जो कहीं पर कोई मैसेज लिखा हुआ होता है, ठीक है, या फिर एप्लीकेशन हो गई, लेटर हो गया, लेटर के थ्रू हम किसी को बता रहे हैं, या फिर न्यूज़पेपर के थ्रू हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, जो मैसेज आ रहा है, ठीक है, वो सारा हमारा हो जाता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, क्योंकि वहाँ कोई बोल नहीं रहा है लेकिन फिर भी उसके विचार जो हैं, जो वो कहना चाह रहा है, वो सारी चीज़ें हम तक पहुँच रही हैं। ठीक है, अगर आपकी कम्युनिकेशन जो है वो अच्छी होगी, मतलब आपको पूरी तीनों टाइप की कम्युनिकेशन की नॉलेज होगी और आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होगी, तो क्या होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो है वो कम होंगी, ठीक है, थॉट्स जो है वो क्लियर होंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग कम होंगी और थॉट्स क्लियर होंगे, ठीक है। अब मैं एक बार स्टार्टिंग से आपको सारा बता देती हूँ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल दोबारा से, कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल वैसे कोई छोटा पार्ट नहीं है, बहुत बड़ा है। ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं ये बहुत ब्रीफ में समझने वाली चीज़ें हैं। ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो एक एम्प्लॉय के अंदर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके अंदर नहीं है तो आप एक अच्छे नागरिक भी नहीं हैं, आप एक अच्छे एम्प्लॉय भी नहीं बन सकते। ज़रूरी नहीं है जॉब के लिए आपके अंदर ये स्किल्स होनी चाहिए, वैसे भी हर पर्सन के अंदर ये स्किल्स होना ज़रूरी है, और अगर ये स्किल्स नहीं है तो इन्हें सीखा भी जा सकता है बाय प्रैक्टिस, ठीक है। अगर आपको बोलने का ढंग नहीं है तो आप अपने घर में सबसे ढंग से बात करके, अपने दोस्तों से भी अच्छे से बात करके, प्रैक्टिस में लाकर इन सब चीज़ों को अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। फ़ोन यूज़ करना नहीं आता, इंटरनेट का यूज़ करना नहीं आता, तो आप तब भी इन सारी चीज़ों को फॉलो करके अच्छे एम्प्लॉय या फिर अच्छे नागरिक बन सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप जो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल जो है वो क्या है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल जिसकी हेल्प से कोई भी पर्सन, ठीक है, इसमें क्योंकि यही एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है तो कोई भी पर्सन जॉब पा सकता है ना। यही तो मतलब है आज के पूरे इस लेक्चर का, कि आपके अंदर ये स्किल्स हैं तो आप जॉब पा सकते हैं, ठीक है। जॉब तो आपके अंदर स्किल्स नहीं है तब भी आप पा सकते हैं, ठीक है। और अगर आपके अंदर स्किल है तब तो आप जॉब पा ही सकते हैं, अगर नहीं है तो आप क्या करेंगे कि आप इनको सीखेंगे, आपके अंदर ये स्किल्स आ जाएंगे तो आप जॉब पर टिके रह सकते हैं, आगे ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। और अगर नहीं है तो आप हो सकता है जॉब पा ले लेकिन उस पर टिके नहीं रह सकते, ठीक है। तो ये सारी कुछ कमियां हैं जो व्यक्ति अपने अंदर सुधार लेता है तो वो एक अच्छा एम्प्लॉय बन सकता है। बाकी का जो भी है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी कि इससे हम अपने करियर को और कैसे सुधार सकते हैं। थैंक यू।